तो हो सकता है लाइट आ जाए थोड़ी देर में, तो स्टार्ट करें। जी स्टार्ट करिए सर। तो कल का टॉपिक आपको याद होगा, जो लास्ट में हमने क्लोज किया था, उसमें ये बताया गया था कि पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी रिलेटेड विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यही लास्ट टॉपिक था। डी ब्रॉगली के सिद्धांत में किसी कण से संबद्ध तरंगदैर्घ्य, तो उसमें कण का जो वेलोसिटी था और उससे संबद्ध तरंगदैर्घ्य की जो वेलोसिटी थी, उसमें उसके वेवलेंथ को निकाला गया था। वेवलेंथ रिलेटेड विथ पार्टिकल, वेवलेंथ रिलेटेड विथ वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। तो उसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर वेव वाले से लेकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आपको वेव पढ़ाया गया था तो उसमें रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी बताया गया था। आप तरंग पर आ जाइए, तरंग सिद्धांत पर आ जाइए, तो वहां पर जो है ये बताया गया था तरंगों के समूह का वेग और तरंग का वेग, समूह का वेग, तरंग का वेग और उनका आपस में संबंध। या अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस तरह से देखिए, जो वेव वेलोसिटी है उसको फेज वेलोसिटी के रूप में अगर आपने लिखा है वहां पर, तो ध्यान दीजिएगा ये डिस्कशन था ओमेगा बाई के, इस तरह से, और इस तरह से कोई एक ग्राफ भी दिखा सकते हैं जैसे साइनसोइडल हो। इसका कोई डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन भी था, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स along पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो समतल प्रगामी तरंग के विस्थापन का समीकरण, जिसमें तरंग का वेग, तो तरंग का वेग जो था उसको आप इक्वल टू एन लेमडा, जैसे यहाँ पर न्यू लेमडा, इस तरह से तरंग का वेग आप वहां पर लिखते थे ओमेगा बाई के, और इसका दूसरा नाम आप वहां पर फेज वेलोसिटी दे रहे थे। ऐसे फेज वेलोसिटी भी इसको कहा गया था, क्योंकि ये फेज जो है आगे बढ़ता है। ये पहला अपीयर हुआ है यहाँ पर, और ये एक्स एक्स के पैरेलल आगे बढ़ रहा है। देखिए अब यहाँ पर आ गया, ये वाई एक्स है, एक्स एक्स है। तो जब कोई फेज किसी एक्सिस के पैरेलल कांस्टेंट वेग से आगे बढ़ता है तो वह तरंग वेग या फेज वेलोसिटी कहलाता है। जैसे हमने ध्यान रखिए, जब कोई फेज तो जानते ही है ना, जैसे ये कोई एक फेज बना है, ये दिख रहा होगा, ये फेज बना है और ये आगे बढ़ रहा है। पहले यहाँ पर बना हुआ है, कोई नाम दे दे रहे हैं, जैसे ओ से ए के बीच बना हुआ है। अब ये देखिए आगे बढ़ रहा है, ए से बी पर आ गया, और जो शिफ्टिंग है, एक अप है, अब की बार डाउन है, फिर अप है, डाउन है। तो ये फेज जो है एक्स एक्स के पैरेलल किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इसके विस्थापन का ये समीकरण है। शॉर्ट में हम लोग इसको तरंग वेग भी कहते हैं, v इक्वल टू एन लेमडा या न्यू लेमडा। तो यहाँ फेज वेलोसिटी हो गया। लेकिन जब आप इसको ग्रुप में पढ़ते हैं तो समूह में तरंगों के समूह का वेग, तो उसको आप ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। तो इसको हमने इतना मिटा दिया, और इसी में आप इस तरह से रीड करते हैं। देखिए इस तरह से कोई एक हम कॉमन फिगर ऐसे ड्रा कर दें, इस तरह से ड्रा कर दिया। तो इसमें जब आप रीड करते हैं तो देखिए ऐसे, इस तरह से, तो अब आपको याद आ रहा होगा कि डी ब्रॉगली ने तो यही बताया था कि जो फोटॉन है, या आपने प्लैंक क्वांटम थ्योरी में भी यही पढ़ा था कि जब
तरंगों के रूप में ऊर्जा आगे बढ़ती है तो एक बंडल या पैकेट का रूप होता है। समूह का जो होगा रूप या ग्रुप का जो ये भाग होगा, हिस्सा होगा, उसको एक शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में, एक पैकेट के रूप में ये दिखाया जा रहा है। तो एक पैकेट की ये एनर्जी है, वाइब्रेशन है, जो समूह का वेग है वो इस तरह से आगे बढ़ रहा, बराबर बना नहीं है। हालांकि जो समूह का वेग अगर हम कांस्टेंट दिखाएंगे तो सब में इक्वल दिखना चाहिए। जैसे ये बना है उसी तरह का यहाँ भी होना चाहिए, उसी तरह का आगे भी होना चाहिए। तो यहाँ पर प्लांक क्वांटम थ्योरी भी यही कहता था कि जब रेडिएशन या विकिरण किसी पिंड द्वारा या स्टार द्वारा या किसी सैटेलाइट द्वारा उत्पन्न होती है, हालांकि सैटेलाइट तो देता नहीं है, स्टार की बात कर सकते हैं या किसी तथ्यशील वस्तु की बात कर सकते हैं, तो उससे विकिरण संतत न होकर एक बंडल या पैकेट के रूप में होता है। और उस पैकेट का जो कंपन या वाइब्रेशन है या जो फेज है वो ये देखिए इस तरह से दिखाया जा रहा है। और इसमें किसी पार्टिकल के पाए जाने की संभावना कल भी लिख रहे थे, जहाँ पर मैक्सिमम प्रोपेगेशन है उसके बीच कहीं पर कोई पार्टिकल उपस्थित होती है जिसे आप फोटान का नाम देते हैं। या आप अगर डी ब्रागले की चर्चा करें, आइंस्टीन का नाम छोड़ दें या प्लांक क्वांटम थ्योरी छोड़ दें, तो यहाँ पर ये पार्टिकल जो है ऑसिलेट कर रहा होगा ऐसे, और इसकी एनर्जी ये ट्रांसफर हो रही है, और पार्टिकल से संबंधित जो तरंगदैर्घ्य होगा उसकी चर्चा होगी, और वेग से संबंधित जो तरंगदैर्घ्य होगा, क्योंकि पार्टिकल का अगर वाई अक्ष पर है तो वेग जो है एक्स अक्ष पर चल रही है। तो यहाँ पर जो ये बना हुआ है इसको फेज वेलोसिटी नहीं, इसको हम ग्रुप वेलोसिटी नाम देंगे। तुलना कर रहे हैं डी ब्रागले से, ध्यान रखिएगा, तरंग की तुलना डी ब्रागले वेवलेंथ थ्योरी से किया जा रहा है। वेव, ये मैटर वेव रिलेटेड विद डी ब्रागले, हेडिंग आप कह सकते हैं मैटर वेव या वेव्स रिलेटेड विद डी ब्रागले एज कंपेयर टू वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी से, तरंग सिद्धांत से और किसी द्रव्य कण के तरंग से तुलना कर रहे हैं। तरंग सिद्धांत से किसी द्रव्य कण के तरंग वेग और तरंगदैर्घ्य की तुलना कर रहे हैं। तो जब आप डी ब्रागले का नाम लेते हैं तो उसमें किसी भी द्रव्य कण से संबंधित तरंग का वेग और कंपन का रूप ये होता है, अर्थात वो पर्टिकुलर एक शॉर्ट लेंथ में, जिसको वेव फ्रेम के रूप में आप लिखते हैं, कोहेरेंट लेंथ के रूप में लिखते हैं लाइट के लिए, कोहेरेंट टाइम के रूप में लिखते हैं, लेकिन वो नाम लाइट में दिया जाता है। यहाँ पर जो है प्रोपोगेशन जो है समूह का, जो आप कण से संबंधित है, और यही चर्चा जब आप प्लांक का कहेंगे तो फोटान से संबंधित है, क्योंकि वो भी एक पार्टिकल माना गया है, एनर्जी पैकेट माना गया है। तो अगर हम प्लांक क्वांटम थ्योरी कहेंगे तो ये फोटान का नाम ले लेंगे, पैकेट कह देंगे। और डी ब्रागले बोल रहे हैं तो ये किसी पार्टिकल के पैकेट या ग्रुप का, ये समूह का है। तो यहाँ पर ये समूह का चर्चा होगा। तो इससे पहले हमने ये लाइन खींचा था तो वहां पर जो है फेज वेलोसिटी लिख रहे थे जो आगे बढ़ रहा था, और उसमें हम ये कह रहे थे फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी, और उसका फॉर्मूला आप न्यू लेमडा या और भी जो ओमेगा बाई के लिख रहे थे आप सॉल्व करते हैं। तो इसका डिस्कशन हो गया तरंग सिद्धांत के अनुसार। अब वही जो है कण द्वारा कोई तरंग उत्पन्न हो रहा है, ये तो वेव थ्योरी है, हाइगेंस अप्लाई कर दीजिए या मैक्सवेल अप्लाई कर दीजिए या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव अप्लाई कर दीजिए, तो उसमें साइनोसॉइडल लाइट का नेचर या किसी ट्रांसफर नेचर को दिखाया जाता है। तो अगर हम मैकेनिकल वेव की बात करें तो ट्रांसफर नेचर यही है, और मैकेनिकल वेव्स में या क्लासिकल फिजिक्स में जब आप लिखेंगे तो तरंग का वेग एल लेमडा या न्यू लेमडा या एफ लेमडा या ओमेगा बाई के, तो वहां ये नाम हो गया। लेकिन जब हम आ रहे हैं डी ब्रागले में तो इसको हटा दे रहे हैं और कंपन ऐसे दिखा रहे हैं, नाम भी चेंज कर रहे हैं। अब लिख रहे हैं ग्रुप वेलोसिटी, ऐसे तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो वहां पर आप लिख रहे थे डी ओमेगा बाई डी के, ऐसे ग्रुप वेलोसिटी। ये आपको मैकेनिकल या क्लासिकल मैकेनिक्स का ये या साउंड में आपको बताया गया है, और दोनों का तुलना ये आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ लिखवाया गया है। ये समूह का वेग है, ये तरंग का वेग है, या आप कह सकते हैं
कि ये जो है फेज वेलोसिटी है या वेव वेलोसिटी है, कहीं लिखे भी होंगे फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, तरंग का वेग या फेज का वेग तरंग सिद्धांत के अनुसार, यहाँ पर भी फेज है वेलोसिटी, ये वेवलेंथ है और ये ग्रुप वेलोसिटी। तो ये रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी हिडनिंग था, ये फॉर्मूला था। अब इसको ऐड कर दीजिए डी ब्रागले के अनुसार। तो जो डी ब्रागले की थ्योरी है शार्ट में हम लिख दिए हैं, अकॉर्डिंग टू डी ब्रागले वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। अब आप आ जाइए, डी ब्रागले का क्या कहना है कि जो समूह का वेग लिख रहे हैं, जो यहाँ पर हम पिक कर रहे हैं डी ओमेगा बाई डी के, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं जो ओमेगा या फेज वेलोसिटी है, जो साइनोसॉइडल था या कोसाइन फंक्शन, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम समूह की बात कर रहे हैं जो डी ओमेगा बाई डी के है। तो उन्होंने कहा कि जब समूह का वेग है वो पार्टिकल से जुड़ा हुआ है, ये देखिए, और पार्टिकल इनमें से कहीं पर मैक्सिमम एनर्जी प्रोपेगेशन के पास उपस्थित रहता है, इसको आप पार्टिकल कह सकते हैं, और ये प्रोपेगेट होता है। अर्थात यहाँ जो वेग ये आगे बढ़ रहा है एक पैकेट के रूप में, वो ग्रुप वेलोसिटी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू डी ब्रागले वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, और ये उनका प्रूफ भी होता है जो आपको बिना डेरिवेशन हम सीधे लिखे हैं, ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू बी पार्टिकल वेलोसिटी। तो आप ये लिखिए, नोट करिए। पहला है हेडिंग रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, सब लोग हेडिंग नोट कर लें, और ये रिलेशन लिखा हुआ है। पहले ये लिखिएगा रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, सब लोग नोट करें। तरंग का वेग, फेज वेलोसिटी को तरंग का वेग कह रहे हैं, और ये तरंग समूह का वेग, हिंदी में तरंग का वेग या तरंग कला की वेग और समूह के वेग में संबंध, तरंग का वेग समूह के वेग में संबंध। तरंग के वेग में साइनोसॉइडल ग्राफ था, विस्थापन समीकरण लिखे थे, और उसका मान भी लिखे थे, v इक्वल टू ऐसे फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी में ऐसे एन लैम्डा न्यू लैम्डा या एफ लैम्डा। अब ग्रुप वेलोसिटी ये है समूह का वेग, संबंध सामने लिखा हुआ है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ये डी कोई डिस्टेंस नहीं है, इसको थोड़ा और लार्ज बना दें, डी फेज वेलोसिटी अपॉन डी लैम्डा। अब आ जाइए मॉडर्न व्यू क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ से लिखिएगा डी ब्रागले के तरंग सिद्धांत के अनुसार, ये लिखिएगा डी ब्रागले के तरंग सिद्धांत के अनुसार, इसको नोट करिएगा। तरंगों के जो समूह का वेग है वो पार्टिकल का वेग होता है। ये गलत या सही जो भी है उन्होंने कहा है, आप कहीं इसको सुधार करके पढ़े होंगे तो यहाँ सुधारने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रागले वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, डी ब्रागले तरंग सिद्धांत के अनुसार जो ग्रुप वेलोसिटी है वो पार्टिकल वेलोसिटी के बराबर होता है। गलत या सही, ये उनका स्टेटमेंट है। समूह का वेग पार्टिकल वेलोसिटी के बराबर होता है। तो ये होता है बराबर, लेकिन उनके फॉर्मूले में कल आपने ये पढ़ा था कि पार्टिकल की वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, तो ये अलग से आपको दिखाने हैं। P इक्वल टू एच बाई लेमडा, और P की जगह m इंटू वी, मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल h बाई लेमडा, प्लैंक कांस्टेंट, वेवलेंथ रिलेटेड विद पार्टिकल। तो यहाँ पर जो है v इक्वल टू एच अपॉन एम लेमडा, कल भी हमने लिखा था v इक्वल टू एच अपॉन एम लेमडा, ये डी ब्रागले के अनुसार जो है यहाँ पर जो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और यहाँ वेवलेंथ रिलेटेड विद पार्टिकल, यहाँ लिख रहे हैं पार्टिकल h बाई एम डी, कल भी हमने लिख कर दिया था, आज वो पॉइंट फिर आपके सामने है। तो यहाँ पर ये हुआ
कि जब उन्होंने तरंग के सिद्धांत को लेकर और अपने सिद्धांत को लेकर मिलाया तो आपको एक पॉइंट मिल गया, वो गलत या सही जो भी मिला वो आपके सामने मिला कि जो ग्रुप वेलोसिटी है वो पार्टिकल के बराबर हो गया। सही या गलत जो भी है, उनके डेरिवेशन से यही प्राप्त हो गया कि जो समूह का वेग है वो पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया। तो ये आप साइड में लिख सकते हैं बीजी इक्वल टू या ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी, और ये फॉर्मूला है h/m लैम्डा, m मास ऑफ पार्टिकल, लैम्डा वेवलेंथ रिलेटेड विद पार्टिकल, और ये दी ब्रागली वेवलेंथ कहलाता है। यहीं से आप इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, अल्फा पार्टिकल का सबका वेवलेंथ निकालते हैं। तो कल वाला टॉपिक जो है हम वेव से कंबाइन किए, और इसमें आपको लैम्डा जो प्राप्त होता है h/√2m के काइनेटिक एनर्जी, या के लिखिए चाहे ये लिखिए चाहे के लिखिए। तो ये दी ब्रागली वेवलेंथ कहलाता है रिलेटेड विद पार्टिकल, सब जगह लिखते जाइएगा, दी ब्रागली वेवलेंथ रिलेटेड विद पार्टिकल। तो आपने तरंग सिद्धांत को और दी ब्रागली वेव थ्योरी को मिलाकर एक नया कंसेप्ट पढ़ लिया कि तरंगों के समूह का वेग कण का वेग के बराबर होता है। गलत या सही इनका स्टेटमेंट है, हमें सुधारना नहीं है। और दूसरा आपने देखा कि जो दी ब्रागली वेवलेंथ है उसमें किस तरह का फॉर्मूला प्राप्त होता है। यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन का भी निकालते हैं, प्रूफ भी कल आपको दिए होंगे। यहाँ ई और वी रखकर, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसे दी ब्रागली वेवलेंथ कहा जाएगा। बी पोटेंशियल डिफरेंस है जिस पर वो त्वरित किया गया होगा इलेक्ट्रॉन को, एच प्लैंक कांस्टेंट है। प्रोटॉन का होगा तो प्रोटॉन का रख देंगे, अल्फा पार्टिकल का होगा अल्फा पार्टिकल का रखेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, चलिए यहाँ देखिए। तो ये 2 लाइन आपका पूरा हुआ। तीसरा लाइन देखिए, ये कहा गया था कि दी ब्रागली के अनुसार द्रव्य कण के वेग और उसका तरंगदैर्घ्य। ध्यान दीजिए, अब तीसरा पॉइंट हो गया, 2 ये हो गया जिसमें ग्रुप वेलोसिटी हो गया, फेज वेलोसिटी हो गया। अब तीसरा सुन लीजिए, 2 हो गया, देखिए जिसमें फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी 2 था, और तीसरा ये हो गया कि दी ब्रागली के अनुसार ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी के बराबर होता है। कई बार बोले हैं, वीडियो रिकॉर्ड रहता है, आप उसको रिपीट कर लीजिएगा। तो अब इसको हम आगे बढ़ रहे हैं, इस लाइन पर आ जाइए, इस पर देखिए। तो इसमें क्या है सुन लीजिए, मैटर वेव अकॉर्डिंग टू दी ब्रागली वेव थ्योरी, अर्थात एक ऐसा तरंग जो कण से संबंधित है उसका वेग, एक ऐसा तरंग जो कण से संबंधित है उसका वेग। तो वेव वेलोसिटी रिलेटेड विद पार्टिकल अकॉर्डिंग टू दी ब्रागली, तरंग का वेग जो किसी द्रव्य कण से संबंधित है। तो आपको हमने फॉर्मूला दिया था, नोट्स रखे होंगे देखिएगा, उसमें p का स्क्वायर अपान e के किए थे, और p जो है अभी लिखा गया था h/λ है, इसका स्क्वायर यहाँ पर है। और जो एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में E इक्वल टू ई के विदाउट एनी लॉस एनर्जी, तो h न्यू इक्वल टू ई के। तो जो गतिज ऊर्जा का है वो हम h न्यू लिए हैं, ई के का मान रखकर ये सॉल्व कराया गया था। यहाँ तक वही सेम है, जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, h कैंसिल हुआ है, और यहाँ पर जो है न्यू है, और लैम्डा स्क्वायर को लैम्डा इंटू लैम्डा में लिखा है, ये लैम्डा स्क्वायर को, और ये देखिए वेलोसिटी बन गया, वेव वेलोसिटी, जो न्यू लैम्डा आप कहते हैं, चाहे एन लैम्डा कहते हैं, चाहे एफ लैम्डा कहते हैं, ये देखिए। तो ये दी ब्रागली के अनुसार है, और यही आप फेज वेलोसिटी लिख रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं, देखिए पी एच फेज वेलोसिटी, डी डब्ल्यू। आप जो है साउंड वेव पढ़ते हैं तो यही लिखते हैं। साउंड वेव में आपको यही बताया जाता है कि किसी तरंग का वेग जिसकी आवृत्ति या नव तरंगदैर्घ्य लैम्डा है
तो v इक्वल टू एन लेमडा होता है, या उसको हम लोग ये वेव लिख रहे हैं काफी लार्ज होने से डब्ल्यू अलग ना दिखाई दे, या उसको हम ओमेगा बाई के कह रहे हैं। तो उम्मीद है कि दोनों वेलोसिटी आपको तुलनात्मक अध्ययन में मिल गया। एक तो जो समूह का वेग था डिब्रागले ने बता दिया कि वो पार्टिकल वेलोसिटी के बराबर होगा, और एक जो फेज वेलोसिटी या तरंग का वेग था वो उन्होंने ज्ञात कर लिया कि ये तरंग का वेग जो है ओमेगा बाई के ही बराबर है, जैसा कि वहां भी हमने वही लिखा था। और इसका जो मान है अगर उन्होंने अपने प्रूफ में ले आया तो ये प्राप्त हुआ था। आपके पास कल के नोट्स में देखिए ये प्रूफ प्राप्त हुआ था। जैसे इसको आगे आप बढ़ाएंगे तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक मास के ऊपर आ जाएगा, और ये जो कंबाइंड है वो फेज वेलोसिटी, या इसी को कल हम डब्ल्यू भी लिख रहे थे, और ये वेलोसिटी रिलेटेड विथ मैटर पार्टिकल, ये द्रव्य कण के तरंग के का वेग है, वेलोसिटी रिलेटेड विथ मैटर पार्टिकल। तो ये तरंग का हो गया, और जो ग्रुप है वो पार्टिकल पर हो गया। अर्थात यहाँ पर जो समीकरण आपने पढ़ा है वेव में, डिब्रागले ने उसको अपने अनुसार कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पार्टिकल का रख दिया और यहाँ पर जो है तरंग का रख दिया, यहाँ पर तरंग का रख दिया। तो ये समीकरण जब आपसे डिब्रागले में पूछेगा तो वो चेंज हो गया। तो अब हम यहाँ से इस लाइन को भी आगे बढ़कर और आपको ये बता दिए कि फेज वेलोसिटी तरंग में भी था, और उसको जो है इन्होंने प्रूव किया, यहाँ से तरंग वाला ही लिया एन लेमडा, और रख कर जो फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है वो आपके सामने आ गया। यहाँ देखिए वी डब्ल्यू लिख दे रहे हैं, कल हमने यही सिंबल दिया था वी डब्ल्यू। तो वी डब्ल्यू किसके बराबर हो गया, फेज वेलोसिटी या तरंग के बराबर हो गया, जो कि न्यू लेमडा है चाहे एन लेमडा है। और आगे बढ़िए तो 1/2 एम लेमडा। और ये देखिए अभी हमने यहाँ कहीं लिखा था, मिटा दिया था, पार्टिकल की वेलोसिटी जो लिखे थे उसमें ये आया था h/m लेमडा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो p इक्वल टू h लेमडा, और यहाँ पर m इंटू वी, और जो v लिखे थे लेमडा m। तो यहाँ देख सकते हैं ये आ रहा है। तो ये हो गया पार्टिकल का, हो गया ये हो गया पार्टिकल का, और ये हो गया तरंग का। तो यहाँ पर जो पार्टिकल का है उसको आप चाहे भी लिखिए चाहे डिब्रागले के अनुसार वो ग्रुप का भी है, ऐसा देखिए ग्रुप का है। तो ये हो गया पार्टिकल का और ये हो गया तरंग का। तो आपको एक आंसर मिल गया कि डिब्रागले के अनुसार। अब ये पॉइंट हम आप बोलेंगे अलग से, पहले नोट कर लीजिए, तो आपको हम अलग से देंगे। इसको लिखिए तो हम थ्योरी बोल दे रहे हैं। यहाँ पर लिखकर देखिए ये आया है वेव वेलोसिटी रिलेटेड विथ मैटर पार्टिकल, ये आया है वेव वेलोसिटी रिलेटेड विथ मैटर पार्टिकल। तो वेव वेलोसिटी इसी को तरंग में फेज वेलोसिटी, और इसी को 1/2 आया है vg ग्रुप वेलोसिटी, और इसी को पार्टिकल वेलोसिटी। ये तो तरंग ये डिब्रागले के अनुसार ये कल का प्रूफ था जो आज आपको हम वेव थ्योरी से लेकर कंप्लीट समझाए हैं। वेव थ्योरी से लेकर तुलना करते हुए आपको बताए हैं। तो आप लिखेंगे डिब्रागले के अनुसार किसी द्रव्य कण के वेग तथा उसके तरंग वेग में संबंध। डिब्रागले के अनुसार किसी द्रव्य कण के वेग तथा उसके तरंग के वेग में संबंध। रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी related with matter wave
अकॉर्डिंग टू de Broglie वेव थ्योरी। ये पॉइंट आपको मिला है। और दूसरा जो आपको लिखना होगा, तरंग और कण को कंबाइन करके कि जो समूह का वेग है, तरंगों के समूह का वेग वो कण के वेग के बराबर मान लिया गया। de Broglie ने ऐसा कहा था, सही है गलत। और आपको एक दूसरा पॉइंट मिला कि यहाँ पर जो है, जो फेज वेलोसिटी है वो वेव वेलोसिटी के रूप में मान लिया गया। ये 2 पॉइंट है। तो इसको अगर आप यहाँ रख दें तो एक तो हम लिख ही चुके हैं, ये देखिए जो ग्रुप वेलोसिटी है उसको हटाकर हम ये लिख चुके हैं, और इसको हटाकर अगर आप यहाँ पर, तो पार्टिकल का है ये पार्टिकल का हो गया, और ये हो गया आपका फेज वेलोसिटी। इसको चाहें तो आप ऐसे ही रख दीजिए पूरा। तो जो रिलेशन था इसको आप नोट कर लीजिए, पहले वाले से भी तुलना कर दे रहे हैं। तो जो टॉपिक दिए पहले क्लियरेंस लें, फिर हम आगे बढ़ें। इससे पहले जो आप लिखे थे ग्रुप वेलोसिटी यहाँ पर लिखा गया था, और यहाँ पर फेज वेलोसिटी माइनस यहाँ पर फेज वेलोसिटी अपॉन डी लैम्डा। उसमें आपको ये संशोधन मिल गया, यहाँ पर आ गया पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई। यहाँ पर फेज वेलोसिटी को चाहे ऐसे ही लिखिए या उसका कोई नाम चेंज करके लिखना चाहें लिखिए, या डायरेक्ट लिख लीजिए। ये आ गया। चाहे इसको फेज ही वेलोसिटी लिखिए, कोई कंफ्यूजन ना हो तो आप पीएच ही लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आ गया। और ये पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई, पार्टिकल वेलोसिटी। तो ये जो लिखा हुआ है de Broglie के अनुसार है। तो इससे कंफर्म हो रहा होगा कि जो तरंग का वेग है अधिक है। और वैसे भी यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए जो शो किया जा रहा है, यहाँ से देखिए और यहाँ से देखिए, दोनों में अंतर है। यहाँ पर देखिए ये पार्टिकल नेचर को लेकर प्रूव किए थे, ये वेव वाले थ्योरी को लेकर प्रूव किए हैं। कंफर्म हो गया। तो चलिए अब आगे टॉपिक पहले ये पूछ लें, जो भी दिए हैं कंफर्म हुआ ये, तब फिर हम आपको आगे का टॉपिक दें। ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए, शायद नीचे वाला पॉइंट आपको ना दिखाई दे रहा हो, तो हम इसको एक बार ऊपर दिखाई दे रहा है। तो de Broglie wavelength according to Davidson and जर्मन एक्सपेरिमेंट। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख सकते हैं अगला, de Broglie wavelength according to Davidson and जर्मन एक्सपेरिमेंट। Davidson and जर्मन एक्सपेरिमेंट। तो इसको जानने से पहले थोड़ा बैक जो आपको पढ़ाए थे वो भी थोड़ा हेल्प कर दें तो ये ज्यादा समझ में आएगा। देखिए de Broglie ने डायरेक्ट क्वांटम थ्योरी का हेल्प लिया था, और आइंस्टीन भी जो है प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बेस का जो पार्ट था उसे रिलेट करके ही आपको बताया गया था। तो जो बैक कंसेप्ट था वो आपके पास ये था कि E एनर्जी ऑफ फोटॉन h न्यू के इक्वल होता है। अगर ये लाइट से संबंधित है तो hc अपॉन लैम्डा होता है, hc अपॉन लैम्डा होता है अगर ये लाइट से संबंधित है। ये आपको बताया गया था। लेकिन अगर ये देखिए माइक ऑन है किसी का, तो यहाँ पर जो है आप पार्टिकल से जब लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा इक्वल टू एच न्यू, लेकिन
P इक्वल टू आप लिखते हैं m इंटू डी, B नॉट इक्वल टू C। ये फोटान के लिए आप लिखते हैं फोटान, और यहाँ पर P जो है कोई पार्टिकल है, पार्ट के लिए आप पूरा लिखना होगा मैटर पार्टिकल है, मैटर पार्टिकल है। तो एनर्जी तो वही ले रहे हैं, लेकिन एक बार चर्चा कर रहे हैं मैटर पार्ट के लिए एक बार चर्चा हो रहा है फोटान या एनर्जी रिलेटेड विथ ईएम वेव्स, जैसे एक्स रेज वगैरह उसमें चर्चा हो रही है, तो हम सी लिखेंगे। अब आ जाइए, चूंकि अभी कंसेप्ट दे ब्रागले का ही चल रहा है, तो हम फोटान का नाम ही न लें, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैटर पार्टिकल द्रव्य कण की बात हो रही है। तो द्रव कण में क्या अंतर है फोटान में, ध्यान रखिए, द्रव्य कण में हम लोग रेस्ट मास लेकर चलते हैं और मूविंग मास भी, जबकि फोटान में रेस्ट मास 0 कर देते हैं, और इसकी वेलोसिटी जो है लिमिट में होती है, और इसकी वेलोसिटी जो है लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है। तो कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन बना रहता है कि कब वो फोटान लिख दें, कब न लिखें, कब भी लिखें, कब न लिखें। तो आपको जब तक डी ब्रागले की बात कर रहे हैं, वो मैटर पार्टिकल द्रव्य कण, तो द्रव्य कण का एक विराम द्रव्यमान भी होगा, गतिशील अवस्था में भी द्रव्यमान होगा, और उसका वेग प्रकाश या फोटान के वेग से कम होगा। तो ये ध्यान रखना है कि डी ब्रागले की जब तक थ्योरी है द्रव्य कण से है, वो पार्टिकल होगा, रेस्ट मास होगा, मूविंग मास होगा, उसकी कोई वेलोसिटी होगी, वेवलेंथ होगा, और जो पार्टिकल होगा उसके ड्यूल नेचर का एक्सप्लेनेशन होगा। एक बार एक्सप्लेनेशन वेव नेचर से होगा और एक बार एक्सप्लेनेशन पार्टिकल नेचर से होगा। वेव थ्योरी को लेकर इसको हमने कंबाइन करके समझाया भी कि क्या क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया। अब जो आगे का टॉपिक है वो ये है कि इन्होंने जो एनर्जी ऑफ मैटर पार्टिकल को लेकर समझाया एच न्यू, इस तरह से देखिए एच न्यू, तो इसमें आपने P इक्वल टू एस बाई लेमडा या P की जगह m इंटू डी यूज किया था, और इससे जो वेवलेंथ आप निकाले थे जिसको आप डी ब्रागले वेवलेंथ कहते हैं, h अपान अंडर रूट 2m ई के, या कहीं कहीं बुकों में देखिए केवल के लिखता है, कहीं कहीं बुकों में केवल ई लिखता है, जो हमें हैबिट है वो ई के काइनेटिक एनर्जी। तो आप आपने, क्योंकि पढ़ने का तरीका है, एक सिस्टम जरूर हम लोग बताते हैं, आप जो लिखते हैं वही प्रयास करिए। जैसे किसी की के हैबिट है तो ई के लिखने की जरूरत नहीं, वो कंफ्यूज होगा। काइनेटिक एनर्जी को किसी की लिखने की हैबिट ये है तो ई लिखे। हम अपने जो एक प्रैक्टिस है या जो मान है उस हिसाब से लिख रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी पढ़ने में थोड़ा हमें हेल्प मिलता है, जैसे ये एनर्जी हो गया, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वैसे तो ये ट्रांसलेटरी एनर्जी में भी आ जाता है। तो इस तरह से ये पॉइंट है, ये डी ब्रागले ने बताया था। और ये इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रागले वेवलेंथ भी आप याद करते हैं, एक बार फिर से गलती ना हो याद दिला दें। कितना आता है यहाँ पर 12 पॉइंट कितना आता है 27, जितना भी आता हो, अपॉन अंडर रूट वी, और अंडर ये एंगस्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन से संबंधित। तो ये आप याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला आप अल्फा बीटा के लिए नहीं लिख देंगे, जैसे अल्फा तो रंग हो जाएगा, प्रोटॉन तो रंग हो जाएगा, आपको यहीं से सॉल्व करना होगा, जो भी देगा यहाँ से सॉल्व करना होगा। और इसमें अभी हम और पॉइंट बताएंगे, लेकिन पहले इसको ऐड कर लें जो हेडिंग था। इसको लेते समय ये व्याख्या और एनर्जी का प्रयोग किया गया था, एच न्यू का किया गया था ये। लेकिन आ जाइए, आप इसमें डी ब्रागले की वेवलेंथ थ्योरी की व्याख्या आप जो करने जा रहे हैं डेविंसन जर्मन एक्सपेरिमेंट से, तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सलेट कराया गया था। तो एक्सलेट कराया गया तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और अगर ये कोई फोटो इलेक्ट्रिक का भी प्रभाव है, जैसा कि आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, तो डेविंसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट का कहना था कि ठीक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और यहाँ पर आपने याद करिए वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर रखा था, फॉर्मूले में आप लिख भी रहे थे, कट ऑफ वोल्टेज भी लिख रहे थे,
करंट भी ले रहे थे, लाइट भी ले रहे थे, उन्होंने कंबाइन कर दिया कि जब सब ले रहे हैं तो अलग अलग क्यों पढ़ा जाए। कहा कि उन्होंने कि ये डी ब्रॉगली कंसेप्ट का मिस्टेक है कि आप लाइट भी ले रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी ले रहे हैं, सेपरेट करके फॉर्मूला ज्ञात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा लाइट ले रहे हैं, चलिए आप फोटॉन की एनर्जी ले लीजिए। आप पोटेंशियल को इंक्रीज करके त्वरित कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा उसकी भी एनर्जी ले लीजिए। तो इस तरह से उन्होंने संशोधन कर दिया। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो लाइट या यूवी लाइट की तो डिस्कशन करना ही चाहिए कैथोड पर। और जो हम यहाँ पर ये दिखाते हैं ग्राफ में इस तरह से, तो पोटेंशियल को भी वेरिएबल दिखाते हैं यहाँ पर। तो इसका डिस्कशन वहाँ कहीं मिलता नहीं है, हम लोग सेपरेट पढ़ लेते हैं, या तो इसकी चर्चा कर देते हैं और या जरूरत पड़ने पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कंबाइन कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन के लिए लेंगे कम से कम तो ये लिख दीजिए। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन कैथोड से बाहर निकलता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, जबकि वाल्व में कोई पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट अप्लाई है, तो वो यहाँ पर ले लीजिए उसकी एनर्जी प्लस ये। और दूसरा रिलेटिविस्टिक थ्योरी से उन्होंने कहा कि मूविंग मास का एक रिलेशन है, आइंस्टीन की भी थ्योरी ले लिया। देखिए दोनों लोगों की थ्योरी कंबाइन कर दिया, जिसको आप पढ़ चुके हैं v²/c², इनको भी लेकर कंबाइन कर दिया। तो ये फॉर्मूला चेंज हो गया, आप डेरिवेशन नहीं देंगे, ये सारे फॉर्मूले चेंज हो गए। और आप जानते हैं रिलेटिविस्टिक थ्योरी में आप इसका भी प्रयोग करते हैं, जिसमें p²c² भी आता है, या m0² c⁴ प्लस p²c², इस तरह का मान भी आता है। तो इसको भी कंबाइन कर दिया गया और अभी ये आप पढ़ ही रहे हैं। तो सबके कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट है यहाँ पर डेविल्सन और जर्मन एक्सपेरिमेंट का, वो नीचे लिखा हुआ था। तो वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू, अभी थ्योरी तो नहीं का था de Broglie का, लेकिन और लोगों की थ्योरी कंबाइन करके ये जो रीडिंग होगा डेविल्सन के लिए होगा। ये आप तभी फॉर्मूले को बताएंगे जब डेविल्सन का नाम लिया जाए साथ में, या तो जर्मर का भी नाम दे, इनका नाम ना भी दे, ये भी दे तो भी चलेगा, लेकिन दोनों देता है बेस्ट है। तो ये वेवलेंथ जो आपको प्राप्त होता है यहाँ h/√, यहाँ लिखा गया होगा 2m/e को EV के रूप में लिख दिए होंगे तो ठीक है। तो यहाँ पर m0 आता है, तो EK लिखिएगा या EV लिखिएगा, ये आपके ऊपर है, या K लिखिएगा। तो ये EK इन ब्रैकेट 1 + EK/2m0c², इस तरह का मान आता है। चाहे इसको हटाकर आप EV रख दीजिए, तो यहाँ पर जो है 2m0 EV 1 + EV 2m0c², ठीक है। तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है और इसी को आप h/2m0 EV 1 + EV 2m0c², तो ये न्यू कह सकते हैं थ्योरी, लेटेस्ट थ्योरी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दिया गया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें आप ये यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर ऊपर लिखा होना चाहिए डेविल्सन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो थोड़ा सा स्टॉप हो जाए और फिर इसको हम बैक लेके भी तुलना कर दें। तो डेविल्सन और जर्मर एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन का कैथोड से इमिशन लिया गया था, दोनों प्रभाव देखा गया, लाइट का भी और पोटेंशियल डिफरेंस का भी। इसमें देखिए फोटॉन का और साथ में आइंस्टीन की रिलेटिविस्टिक थ्योरी भी अप्लाई कर दी गई थी इस पर। तो सबको लेने के बाद ये रिसर्च प्राप्त हुआ। हालांकि इन्होंने de Broglie को सपोर्ट भी किया। अब आप कहेंगे कि कैसे, फॉर्मूला तो अलग है, तो देख लीजिए कैसे सपोर्ट उन्होंने किया। तो सपोर्ट इस आधार पर उन्होंने किया कि हम जो अप्लाइड वोल्टेज है वो मिनिमम कर दें। आप देख ही रहे हैं कि सी का जो वैल्यू है काफी लार्ज है। सी आप लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ऊपर भी स्क्वायर भी है
तो जो एम नॉट वेस्ट मास की जो चर्चा हो रही है पार्टिकल की, तो उसमें ये स्क्वायर करेंगे तो 16। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है आ गया ये वैल्यू आपका किसी पार्टिकल से 27 ले लीजिए के जी, तो 16 पावर ये स्क्वायर हुआ, तो 16 और 27, तो इस तरह से नेगेटिव तो रहेगा ही, इसको 6 ही मान लीजिए, तो 10 रहा। लेकिन यहाँ पर देखिए जब आप इसको जूल में लाएंगे तो ये -19, अगर इसको ऊपर लाएंगे तो प्लस, तो निश्चित रूप से ये -9 अभी भी बच रहा है, तो 1 प्लस और -9 बच रहा है, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो उनका ये कहना था कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करा रहे हैं कैथोड और एनोड के मध्य, तो लेनार्ड और मिल्टन एक्सपेरिमेंट में भी लिया गया था कैथोड एनोड, तो उसमें ये रेशियो देखा जाए तो 1 से काफी कम है, 1 इज ग्रेटर देन बाई EV/2m0c²। तो अगर ये कम है तो हटा ही दीजिए, तो हटा देंगे तो डी ब्रागले ने यही बताया था, चाहे सबकी थ्योरी अप्लाई करने के बाद भी वही काम हुआ जो पहले उन्होंने बताया था। बस फर्क है कि यहाँ पर उन्होंने मूविंग मास लिया था, तो उसको हटा देंगे तो 2m0 a/v आ गया। और पार्टिकल का अगर रेस्ट मास मूविंग मास के बराबर हो, स्पीड ज्यादा ना हो, तो ऐसे में आपका वही फॉर्मूला आ गया जो डी ब्रागले ने बताया था, 12.27/√3 एंगस्ट्रॉम। तो कहीं से डी ब्रागले थ्योरी यहाँ पर फिर तो नहीं दिखाई दे रही है, फॉर्मूले का रोल अलग जरूर दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा स्टॉप हो जाए, फिर पूछते हैं कि आज की जो थ्योरी लिए हैं वो 2 टॉपिक था कि अगर हम तरंग के सिद्धांत को पूर्णतः लिखें जिसमें डी ब्रागले का नाम भी ना हो, तो उसमें तरंग समूह का वेग और फेज का वेग का रिलेशन आपको दे दिया गया ये। लेकिन इसकी तुलना जब हम ऐसे तरंग से करें जो कण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये ईएम वेव्स या मैकेनिकल वेव्स, जैसे कि हम वेव्स में 2 पार्ट कर लेते हैं, यांत्रिक तरंगे मैकेनिकल या क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर ले रहे हैं क्योंकि माध्यम ले रहे हैं ना, वैक्यूम नहीं ले रहे हैं। तो माध्यम में जो तरंगे उत्पन्न की गई हैं वो जैसे साउंड वेव्स है या आप और कोई मैकेनिकल वेव्स की चर्चा कर सकते हैं, तो उनमें समूह वेग और ये फॉर्मूला प्राप्त होता है। अब हम लोग जो फेज वेलोसिटी लिखे हैं यही तरंग का वेग भी कहते हैं, और इसे एन लैम्डा या न्यू लैम्डा या एफ लैम्डा लिखते हैं, और इसको एक और नाम देते हैं जिसमें ओमेगा/k लिखते हैं या 2π/लैम्डा लिखते हैं। विस्थापन का समीकरण इस तरह से हम लोग लिखकर पढ़ते हैं, ωt-kx पॉजिटिव x डायरेक्शन में वेयर फेज डिफरेंस या कालांतर 0 है, कालांतर होगा तो यहाँ ऐड कर लेते हैं। लेकिन जब उन्होंने इसकी तुलना एक ऐसे तरंग से किया जो कण से जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने इस डिस्कशन में क्या पाया कि जो समूह का वेग है वो पार्टिकल का वेग बन जा रहा है, और बाकी जो फेज वेलोसिटी है ठीक है वही आ रहा है जो वेग के रूप में आ रहा है। तो ये उनका तुलनात्मक अध्ययन से रिजल्ट मिला। अब दोनों का उन्होंने तुलना जो किया तो उसमें आपको जो प्राप्त हुआ वो आपने देखा, दोनों का तुलना करते समय तो जब वेग तरंग के वेग की उन्होंने चर्चा किया तो उसमें 1/2 h/m इस तरह से आ गया था, जो कि ये पार्टिकल का है। तो आपको एक रिलेशन उन्होंने नया बताया डी ब्रागले के अनुसार। अब यहाँ तक तो हमने रिपीट ही किया था, अब आपको थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ देखिएगा, ये जो तरंग का वेग है वेलोसिटी ऑफ वेव, ये वैक्यूम में, ध्यान रखिएगा, वैक्यूम में वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा, अर्थात अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होगा। तो अभी भी ध्यान रखिएगा कि ये हम तुलना फोटॉन से या ईएम वेव से नहीं कर सकते हैं, वेव जरूर है लेकिन पार्टिकल से रिलेटेड है, और इस थ्योरी के अनुसार आपका जो वेव पार्टिकल से जुड़ा हुआ है वो वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा, और वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा, वैक्यूम के लिए भी अलग अलग वेवलेंथ के लिए वेलोसिटी अलग अलग होगी, अर्थात ये ईएम वेव्स को सपोर्ट नहीं करता है। ईएम वेव्स के अनुसार आप पढ़ेंगे
तो जो ये कांस्टेंट हो जाएगा और सबके लिए वैक्यूम में 1 होगा। तो ये दोनों में अंतर है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है पार्टिकल से जुड़ा हुआ है, इसकी वेलोसिटी जो है अलग प्राप्त हो रही है और इसकी थ्योरी चेंज हो जा रही है। वैक्यूम में ये अलग अलग वेग दे रहा है, अलग अलग वेवलेंथ के लिए, जबकि हम वेव्स के अनुसार ऐसा संभव नहीं है। तो ये कंपेरिजन आपको हमने अभी समझाया। और इसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने ले लिया जिसमें डे ब्रागले का विंसन और जर्मर से जुड़ा हुआ था और इसमें सारी थ्योरी अप्लाई करने के बाद ये फॉर्मूला आया। लेकिन फाइनली सपोर्ट यही हुआ कि इसकी तुलना में ये कम है, तो डे ब्रागले की थ्योरी भी अप्लाई हो रही है। यहाँ पर उन्होंने सपोर्ट किया, अर्थात डेविंसन का एक सपोर्ट मिला डे ब्रागले को, जो लेटेस्ट थ्योरी एक्सपेरिमेंटल था। इससे पहले थोड़ा सा जो थ्योरी दिए थे वो भी आपको हम बता दें, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने लेनार्ड की भी थ्योरी या मिल्कन्स का नाम लिए थे। मिल्कन्स कहीं कहीं पर ये डबल एल कहीं पर सिंगल लिखा है, तो मिल्कन्स का नाम लिया गया था। तो उसमें जो है ये प्रूव कर दिया गया था। आइंस्टीन की थ्योरी को उन्होंने सपोर्ट किया था, जिसमें आपने देखा इस तरह से ये ग्राफ वगैरह खींचा गया था। स्लोप वाले में जब मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट पर आता है तो ध्यान रखिएगा, हमने शायद h/e इसको कहा गया था ये प्रकाश वैद्युत नियतांक, या इसको हमने नाम दिया होगा फोटो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। स्लोप को या किसी ए से या थीटा से या फाई से जिसे भी लिखा गया होगा, यहाँ पर शायद वोल्टेज के टर्म में लेकर इसको समझाया गया था और इसका फ्रीक्वेंसी के टर्म में। लेकिन आइंस्टीन का जो पर्टिकुलर था वो काइनेटिक एनर्जी के लिए था और उनका जो एक्सप्लेनेशन था उसमें स्लोप जो है सीधे एच को शो करता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस था, लेकिन बाकी सपोर्टिंग फार्मूला वगैरह इसी पर था, y=mx - c पर था। तो इस तरह से आपको ये कॉम्बिनेशन लेकर भी बताया गया कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है और क्या कह रहा है। तो मिल्कन्स ने आइंस्टीन को सपोर्ट किया, डेविंसन ने ड्यूलेचर को सपोर्ट किया, और भी थ्योरी है डेविंसन की अलग से भी पढ़ाएंगे इस तरह से। और बाकी आइंस्टीन की थ्योरी प्लांक क्वांटम को लेकर आगे बढ़ती है। तो सब एक आपस में जुड़े हुए हैं और उनकी थ्योरी को लेकर नए नए रिजल्ट आपको बताए गए हैं। तो बोलिए कोई प्रॉब्लम, जो आज का डिस्कशन हुआ, कोई प्रॉब्लम इसमें? हेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सही है। सो गए लग रहा है सर। ठीक है ना? सही है सर, सब सही है। हाँ। कहानी सुनते सुनते नींद आने लगी लग रहा है सर। काफी देर से जो है मोबाइल कुछ लोग खोल के सो भी रहे होंगे कि चलो रिकॉर्ड चलेगा तो पढ़ लिया जाएगा, ऐसा भी है। ये तो ऐसे नहीं है फायदा सर, है सब देख रहे ऑनलाइन में। हैं। हाँ, क्योंकि चाय पानी करते रहिए, टहलते रहिए, मोबाइल चल रहा है। तो अभी हम डेविंसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका जब ले लेंगे तो उसकी एक अलग से थ्योरी ये चलती है कि कण में भी तरंग प्रकृति पाया जाता है। डेविंसन जर्मर का जो प्रयोग है वो क्या है, सबको मालूम है कि जब इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल सरफेस से स्कैटर कराया जाता है तो उससे जो है उत्पन्न तरंग दैर्ध्य वो एक्सरेज आर्डर का होता है, या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ के रूप में प्राप्त होता है। तो डेविंसन जर्मन एक्सपेरिमेंट क्या सपोर्ट करता है कि कण में भी तरंग प्रकृति है, तो वेव नेचर ऑफ मैटर पार्टिकल, और ये डिब्रागले ने भी बताया था। अर्थात डेविंसन का जो एक्सपेरिमेंट आ रहा है वो किसको सपोर्ट कर दे रहा है, डिब्रागले को। फिर से सुन लीजिए, डेविंसन जर्मन का जो मेन एक्सपेरिमेंट था वो यहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन गन के रूप में नाम दे दीजिए या कैथोड का कोई सिंबल बना दीजिए ऐसे, जहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता हो, ये कोई प्लेट वगैरह इस तरह। यहाँ पर कैथोड की कोई प्लेट दिखा दिया जाए और उसमें करंट वगैरह।
यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जिसको कैथोड रेज आप कहते हैं, किसी मेटल पीस पर आप लेते हैं और उसकी स्कैटरिंग को फिर एक प्रायोगिक गणित द्वारा उसके वेवलेंथ वगैरह को काउंट करते हैं सारे एक्सपेरिमेंट में, एंगल वगैरह लेकर। तो एक पर्टिकुलर एंगल आप जब यूज करते हैं, लगभग याद भी कर लिए होंगे, 54 पर, तो जो स्कैटर्ड वेवलेंथ जुड़ा होता है वो ईएम वेव से प्राप्त होता है। वो मान लीजिए कि अगर लेमडा इतना आ गया 0.3 एंगस्ट्रॉम भी, तो ये एक्सरेज के आर्डर में आ जाएगा जो कि ईएम वेव्स है। और जबकि आपने इस पर जो आपतित किया है वो इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग है, या जो आप ये फॉर्मूला लिखते हैं उससे जुड़ा हुआ है। तो एक थ्योरी मिला कि हमने इलेक्ट्रॉन बीम दिया या कैथोड रेज दिया, और जब उसकी स्कैटरिंग हुई तो उसका वेवलेंथ चेंज हो गया, उसका वेवलेंथ चेंज हो गया। और वेव नेचर में जब आप पढ़ते हैं तो किसी ईएम वेव्स के स्कैटर्ड से वेवलेंथ नहीं बदलता है। आप दोनों बोलेंगे थ्योरी तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे आपसे केवल तरंग के बारे में, मैक्सवेल का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, जब वहां पर कहा जाएगा कि ये कोई एक्स रेज है और ये कोई पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल या कोई पार्टिकल है, ये एक्स रेज बीम है या फोटान है, ये स्कैटर्ड कर गया है, तो जो इसका वेवलेंथ है वो यही है, इसका भी वेवलेंथ होगा, क्योंकि कहा गया कि स्कैटरिंग से वेवलेंथ पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ये वेव थ्योरी कहती है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, जो कॉम्पटन इफेक्ट आप पढ़ेंगे वहां पर, कॉम्पटन का भी नाम ले लीजिए चाहे आप डेविंसन का नाम ले लीजिए, तो कॉम्पटन इफेक्ट में जब आपको बताया जाता है कि एक्सरेज या फोटान किसी लाइट पार्टिकल या किसी ऐसे मैटर पार्टिकल से टकराता है जिसमें एक लाइट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, तो इस तरह से उसमें ये जो डिस्कशन होता है, यहाँ पर ये स्कैटर्ड फोटान होगा या एक्सरेज होगा, और ये इंसिडेंट फोटान का वेवलेंथ या एक्सरेज होगा। तो इसमें कहा जाता है कि लेमडा डैश ग्रेटर देन बाई लेमडा, या फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है डिक्रीज कर गया, एनर्जी लॉस भी हुआ। ये कार्बन पार्टिकल भी आप ले सकते हैं, और ये एक्सरेज या फोटान भी आप लिखते हैं। तो इस तरह से ये कॉम्पटन प्रभाव शो करता है कि जब एक्सरेज बीम या फोटान किसी एक लाइट पार्टिकल से टकराता है तो वहां से आउटर से एक फ्री इलेक्ट्रॉन या जो कम बाउंडेड है इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है और अपनी एनर्जी लॉस करता है, जिसके कारण वो हाई वेवलेंथ का इमिशन करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। अर्थात यहाँ वेवलेंथ शिफ्ट हिला हुआ है, जबकि वेव थ्योरी में नहीं हिला हुआ है कि ये ईएम वेव्स आया, पार्टिकल से स्कैटर्ड हो गया और वो उसी वेवलेंथ से आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर हिलाव नहीं होता है, चेंजेस। तो यहाँ पर कॉम्पटन शिफ्ट आप निकालते भी हैं, जिसमें लेमडा डैश माइनस लेमडा या एच अपान एम नॉट इंटू सी फोटान है, तो ये रेस्ट मास हटा देंगे पार्टिकल से जुड़ा होगा तो, और कोई रेस्ट मास होगा तो ले लेंगे जैसा होगा प्रॉब्लम में। तो इस तरह से हम लोग नोट कर लेते हैं और उसका डिसीजन करते हैं। तो इसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन होगा। इतना जरूर आपको समझ में आया होगा कि दो नाम ले रहे हैं, दोनों को ध्यान रखिएगा। जैसे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, छोटे से क्वेश्चन में ऐसे कि क्या है ये, तो आप कहते हैं कि एक ऐसा प्रयोग है जिसमें ये बताया जाता है कि ईएम वेव्स में पार्टिकल नेचर है। अगर हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करें उससे, कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी कण प्रकृति है, बस शॉर्ट में। एक्सपेरिमेंट हम छोड़ दे रहे हैं पूरा कि वो कैसे होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बेसिस बोलेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि जब एक्स किरणें या फोटान किसी लाइट पार्टिकल से टकराता है या हल्के इलेक्ट्रॉन को वो स्कैटर करता है, साथ में जब उसकी स्कैटरिंग होती है तो वेवलेंथ बढ़ जाता है, एनर्जी लॉस करता है। तो ये तो सब एक्सपेरिमेंट की बात हो गई, इसको हटा दीजिए। तो एक कॉमन पॉइंट क्या है कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या बताता है कि जब हम ईएम वेव्स को लेते हैं तो ये अपनी एनर्जी लॉस करके अपना फेज चेंज करता है, और ये एक
पार्टिकल को भी प्रोड्यूस करता है। हालांकि वो एग्जिस्ट कर रहा है, सेल्फ नहीं कर रहा है सिस्टम से, लेकिन कहा गया कि पार्टिकल को भी एग्जिस्ट करता है। अर्थात ईएम वेव्स का पार्टिकल नेचर बिहेवियर बताता है। और वेव नेचर कहता है कि स्कैटरिंग में जैसे ये कोई कार्पस्कुलर पार्टिकल है सूक्ष्म और ये तरंग है, ये टकराया, स्कैटर हो गया ऐसे। तो उसमें आप इंटरफेरेंस पढ़ते हैं तो आपको याद भी होगा कि वेवलेंथ लगभग बराबर रखा जाता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। तब आप सुपरपोजिशन पढ़ते हैं और उसमें आपको ये समझा दिया जाता है y=y1 + y2, या वहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम जो भी है इंटरफेरेंस की घटना पढ़ते हैं। तो अगर किसी को इंटरफेरेंस की घटना याद हो तो वेवलेंथ को बराबर या लगभग बराबर लिया जाता है, एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखा जाता है, फेज डिफरेंस को कांस्टेंट। यहाँ कहा जा रहा है कि वेवलेंथ चेंज हो गया, तो वेव थ्योरी को ये अलग से सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए इसको मॉडर्न वेव में अलग रखा गया है। तो ये पॉइंट समझ में आया होगा कि तरंगों की कण प्रकृति, तो उदाहरण तुरंत बोल दीजिए कॉम्पटन इफेक्ट। तरंगों की कण प्रकृति, कॉम्पटन इफेक्ट तुरंत बोल दीजिए। अब उल्टा देख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर। जैसे पार्टिकल्स में आप इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन बीम से एक्स रेज का प्रोडक्शन, चाहे आप रांजन ट्यूब ले लीजिए, चाहे आप डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट ले लीजिए। रांजन ट्यूब या एक्स किरणों का प्रोडक्शन आप जानते ही हैं कि वहाँ पर तीव्र भेदी इलेक्ट्रॉन पुंज जब किसी उच्च द्रव्यमान वाले धातु की पृष्ठ सतह से टकराती है तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा उस पृष्ठ को दे देती है, जिससे कि तापीय प्रभाव उत्पन्न होता है। और संपूर्ण ऊर्जा का लगभग 0.1% भाग अदृश्य विकिरण को उत्सर्जित करता है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के भाग में पाया जाता है, और उन्हें एक्स किरणें नाम दिया जाता है या रांजन किरणें भी नाम दिया जाता है। तो पार्टिकल का ये बिहेवियर, तो आप उसमें डेविसन जर्मन का प्रयोग या उसका एक उदाहरण रांजन ट्यूब दे सकते हैं। उल्टा ईएम वेव्स का पार्टिकल नेचर, तो कॉम्पटन इफेक्ट का एक प्रयोग और उसका उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, बोलिए। जी तो ये चैप्टर समझ में आया, हम इसको अभी क्लोज कर रहे हैं। आगे आपको यहाँ पर डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट को लेकर आगे बढ़ाएंगे, साथ में एक्सरेज भी आ जाएगा, रांजन ट्यूब, दोनों उदाहरण एक साथ आएंगे। ये हाँ डेविसन, क्या चीज? हेलो, कॉम्पटन इफेक्ट नहीं पढ़ा? हाँ आज तो रहने दे रहे हैं, शायद टाइम हो गया नहीं, 9 बजने वाले, 9 बजने वाले, 49 होगा, 50। अच्छा, तो इसमें कॉम्पटन प्रभाव को आप नोट कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कहीं बहुत जल्दी करने पर कुछ टॉपिक छूटने लगता है, क्योंकि एक दिन के लिए अभी पर्याप्त मैटर है। अगर मान लीजिए 10 मिनट बोल भी देंगे तो फिर अगले दिन जरूर जाएगा, क्योंकि बिना प्रॉब्लम का हम आगे बढ़ेंगे नहीं। जैसे कि कॉम्पटन इफेक्ट में अच्छा टॉपिक है ना, तो इसमें आपसे प्रॉब्लम भी पूछता है कि जो स्कैटर वेवलेंथ है वो चेंज कितना होगा या वेवलेंथ कितना होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है उसका अपना जो वेलोसिटी है तो या मोमेंटम है, या जो एक्सरे का स्कैटर है उसका अपना वेवलेंथ है। तो इससे थोड़ा सा एक समय चाहिए, आधे घंटे से ज़्यादा, और थोड़ा सा उसमें भी एक्सपेरिमेंट में समय चाहिए जो डेविसन जर्मन का, ये मिला देंगे तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आगे भी बता दे रहे हैं कि तुरंत एक्सरे जोड़ देंगे, तो एक्सरे का भी 1-2 लेक्चर में उसमें मोजले एक्सपेरिमेंट भी है, वो भी आ जाएगा, इनको ऐड कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। फिर आपका लास्ट में बचेगा एटम एंड मॉलिक्यूल्स, या एटॉमिक एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, दूसरा होगा मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो ये मॉडर्न व्यू में ये इतने टॉपिक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा ये और एक्सरे, फिर आपका मॉडर्न क्लोज हो जाता है। अब जो चर्चा होगा न्यूक्लियर का रहेगा, उधर जो होगा वो सिंपल सर्किट के बाद मैग्नेट ले लेंगे। तो कुल मिलाकर 1 महीने के अंतर्गत ये हमारा टारगेट है, और पेपर तो तैयार आज हो गया, हमने उसको सैटरडे या संडे के लिए रखा था, क्योंकि उस दिन आप रखेंगे, दोनों पेपर संडे को लेंगे। पीडीएफ फाइल तैयार हो गई है, आप लोगों का भी बता दीजिएगा पीजीटी में कोई दूसरा
उसमें फिक्स हो गया। हमने उसमें ये सरफेस टेंशन और आपका इलास्टिसिटी कुछ क्वेश्चंस जो है उसमें फ्लो ऑफ लिक्विड का दिए हैं, तो कॉमन टेस्ट हो गया। पीजीटी के लिए आप लोग अभी कल भी टाइम में सोच लीजिए, तो संडे को कोई क्लास नहीं रहेगा, वो ड्यूरेशन सुबह शाम उसी में टेस्ट ले लेंगे। तो संडे संडे ऑप्टिक्स बाकी आप हमें भी एक दिन किसका ऑफिस कल का? टेस्ट होगा सर क्या? ऑप्टिक्स कर लीजिए सर। नहीं आप संडे वाला दिन हम टेस्ट को फिक्स कर दे रहे हैं, ताकि हम भी एक दिन रेस्ट ले लेंगे और आपका शेड्यूल बना भी रहेगा। 6 दिन पढ़िए टेस्ट भी कीजिए। कल तो कल होगा सर टेस्ट? हाँ, आज सैटरडे है ना। यस सर। कल की टाइमिंग है आपका एक टेस्ट तो फिक्स है, वहीं आप दूसरा आप लोग बताइए, अगर सेट होगा तो भी उसको आज हम शाम तक बना लेंगे और कर देंगे। बना लीजिए सर, कोई सा बना ऑप्टिक्स लीजिए। कर दूं सर? ऑप्टिक्स कर किसका? लीजिए। ऑप्टिक्स चलिए आप वेब कर देते हैं। तो ऑप्टिक्स में वेब ऑप्टिक्स का, क्योंकि अभी वो रे ऑप्टिक्स आपको रिपीट नहीं कराए हैं। जी जी ठीक है, जी। तो इसको तैयार करिए। और कल की फिर टाइमिंग इसी तरह क्या का है है? टाइमिंग, वही जो ये ड्यूरेशन है आपका क्लास का, उसी में रखेंगे ताकि आगे पीछे ना हो। अच्छा हाँ, जैसे शाम को वही 5 बजे वाला रहेगा, सुबह का ये टाइम जो 7:45 या कभी कभी 7:50 भी हो जा रहा है, तो इसी समय नोटिस तो सेंड हो जाएगा इस ऐप पे सर? नोटिस ऐप पे नोटिस तो आ जाएगा टेस्ट के लिए? टेस्ट के लिए ऐप पर नोटिस तो आ जाएगा? हाँ, नोटिस तो जाएगा ही। संडे को वो पहले ही लिख देंगे और 5 बजे करेक्ट, या जो भी स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए 5-10 मिनट आगे पीछे हो रहा है तो उससे 1 आवर समय, और क्वेश्चन ज़्यादा है तो हम आपको लगभग प्रयास करेंगे कि 1:30 1.5 घंटे का समय दें, इससे ज़्यादा नहीं। और सुबह वाले में भी इसी तरह से 1.5 घंटे का समय पर्याप्त है टेस्ट के लिए। ठीक है, ठीक है। तो उसको तैयार करिए।